आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करें। एक सबसे पहले बच्चा, आज की क्लास जो है ना वो रात को आपके बैच में थोड़ी सी टाइमिंग मेरे को सेट करनी पड़ी, बिकॉज मैं जयपुर पे हुई थी और जयपुर से मैं आज ही दिल्ली आई हूँ, तो थोड़ा मुझे ट्रैवलिंग में टाइम चाहिए था, तो मैंने क्लास ऑफ करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा इसको नाइट पे करवा दूँ। बाकी कल से आपकी क्लासेस का वही टाइमिंग है, 3 से 4 रेगुलर चलेगी, और जो कल क्लास आपकी थी वो इस तरह पर एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है। अपनी आज की क्लास विवेक कुमार आ चुके हैं, विनीत आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, वानी आ चुके हैं, गंगाराम मीना आ चुके हैं, मोहम्मद सादत अंसारी आ चुके हैं। बेटा बैच का मैं बता दे रही हूँ, आपका टाइमिंग चेंज नहीं हुआ है। आज मैं अपने घर गई हुई थी जयपुर से मैं दिल्ली आई, तो मुझे टाइम लग गया, तो मैंने कहा क्लास ऑफ करने से बेटर है इवनिंग में क्लास कर देंगे, इसलिए बेटा मैंने थोड़ा सा क्लास को रात में सेट कर दिया, ठीक है। बाकी पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल, साउंड कुछ सही आ रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सब कुछ कर रहा है। अब तो मैं अपने स्टूडियो में आ गई, अपने स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे स्टूडियो में प्रॉब्लम नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? मैंने पढ़ा था रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें हमें 2 रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने हैं, मेल का भी पढ़ना है और फीमेल का भी पढ़ना है, नर जनन तंत्र पढ़ना है और मादा जनन तंत्र पढ़ना है। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, नर जनन तंत्र स्टार्ट किया था, और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आपको याद होगा। मैंने कहा था कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 था टेस्टिस, याद होगा आपको कि हमने नर जनन तंत्र को 4 भागों में बांटा था। पहला जो था वो थे टेस्टिस, जिसको हमने क्या कहा था? वृषण। एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, और टेस्टिस को मैंने कहा था प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्यों है ये प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? क्योंकि बेटा जो टेस्टिस होते हैं उनमें ही क्या बनता है? स्पर्म्स बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और इसीलिए जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें हम प्राथमिक जननांग अंग की कैटेगरी में हम किसको रखते हैं? हम टेस्टिस को रखते हैं, हम वृषण को रखते हैं। उसके बाद हमने 2 नंबर पे क्या? 2 नंबर पे मैंने पढ़ाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ डक्ट्स होती हैं, कुछ नलियां होती हैं, और इन नलियों को हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट्स। क्या कहते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं, और इन्हीं डक्ट्स पे हमने क्लास छोड़ दी थी, यहाँ पे लास्ट क्लास। एक्सेसरी डक्ट्स को हिंदी में बोलते हैं सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं आज हमें यही पढ़ना है, यही हमें पढ़नी है, एक्सेसरी डक्ट्स ही हमें पढ़नी है बेटा, ठीक है। क्या होती है एक्सेसरी डक्ट्स? वो नलियां जो स्पर्म्स को इजैकुलेट करवाने में हेल्प करती हैं। स्पर्म्स इजैकुलेशन, जो शुक्राणु टेस्टिस के अंदर बने थे, लास्ट क्लास आपको याद होगा कि ये जो एक जोड़ी वृषण होते हैं इनके अंदर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और स्पर्म्स बनते हैं यहाँ पे। अब ये जो स्पर्म्स है ये यहाँ से इस रास्ते से होते हुए इस तरीके से बाहर आते हैं, तो ये जो नलियां है ना, इन नलियों को, ये कुछ नलियां दिख रही होंगी आपको, ये कुछ डक्ट दिख रही होंगी, तो इन्हीं डक्ट्स को क्या कहते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं बेटा। अब यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे, वो अच्छे से आप इन डक्ट्स के बारे में जान लीजिए। अच्छा आपको याद है लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? इस तरीके के कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं ना? जी हाँ मैम। और इन कंपार्टमेंट्स के अंदर मैंने कहा था जो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, इस तरीके से पतली पतली नलियां होती हैं, और इन नलियों को हमने क्या कहा था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा था। इनको क्या कहा था हमने? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहा था। इन पिंक कलर वाली नलियों को याद रखना, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या बन रहा था बेटा? अगर आपको याद हो तो स्पर्म्स बन रहे थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और हिंदी में कहा था शुक्र जनन नलिकाएं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हमने हिंदी में कहा था शुक्र जनक नलिकाएं। और यहाँ पर किसका जन्म होता था? यहाँ पर मैम ने पढ़ाया था कि यहाँ पे स्पर्म्स बनते थे, तो इन नलियों को हम क्या कहते थे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनक नलिकाएं कहते थे हम। इनमें क्या बनते हैं? तो इनमें स्पर्म्स बनते हैं। इस तरीके से स्पर्म्स क्या होती हैं? सेल्स होती हैं, यहाँ पे बन गए। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा एक चीज को, बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना कि इस हिस्से में क्या बन गए? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में शुक्रजनक नलिकाओं में क्या बन गए? तो यहाँ पे बन गए स्पर्म्स। अब ये स्पर्म्स प्राइमरी बेसिस पे तो यहाँ बनते हैं, अब बन के ना ये स्पर्म्स यहाँ से मूव होकर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ, और इसी हिस्से में क्या होती है? एक और डक्ट होती है, ऐसे नलियां होती है ऐसे, और ये जो नली होगी ना बेटा, ये वाली, ये डक्ट होगी, इसको कहते हैं एपिडाइडमिस। इसको क्या कहते हैं? इसको एपिडाइडमिस कहते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने यही तो पढ़ाया था कि जो एपिडाइडमिस होती है वो एक्सेसरी डक्ट का पहला हिस्सा होता है। एक्सेसरी डक्ट सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाओं में पहली जो नली है उसको आप क्या बोलते हो? उसी को 1 नंबर लगा के लिख देना आप, एपिडाइडमिस। अब यहाँ पे होता क्या है बेटा वो सुनो। एपिडाइडमिस वो नलियां हैं जिनके अंदर स्पर्म्स आते हैं और यहाँ पे स्पर्म्स मैच्योर होते हैं बेटा। यहाँ पे ना मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स का मतलब है कि जो स्पर्म्स होते हैं ना वो यहाँ पे मैच्योर होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता यहाँ होती है, शुक्राणुओं की परिपक्वता यहाँ होती है बेटा, वो मैच्योर यहाँ होते हैं। देखो एक होती है स्पर्म, क्या है? एक सेल तो है, जब सेल बनती है ना, जब सेल बनती है तो वो एकदम क्या होती है? इमैच्योर होती है। फिर धीरे धीरे वो जैसे उसका स्पैन बढ़ता जाता है, उसका लाइफ स्पैन बढ़ता जाता है, उसका जीवन काल बढ़ता जाता है, तो वो सेल मैच्योर होती जाती है। तो स्पर्म्स प्राइमरी बेसिस पे तो यहाँ बने, सबसे पहले स्पर्म्स बनते यहाँ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, शुक्रजनक नलिकाओं में बनते हैं। अब बनके ये मैच्योर होने के लिए यहाँ से कहाँ जाते हैं? इस नली में, और इस नली को क्या बोलते हैं? एपिडाइडमिस बोलते हैं, एपिडाइडमिस बोलते हैं। अब बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, या प्राइमरी स्पर्म्स फॉर्मेशन कहाँ होते हैं, यानी कि शुक्राणु बनते कहाँ हैं। तो आप लिखोगे स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इनका फॉर्मेशन तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है, शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणु यहाँ बनते हैं। फिर आपसे एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि स्पर्म्स मैच्योर कहाँ होते हैं, तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स कहाँ होता है, तब आप ऑप्शन में लिखोगे एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस कहाँ होती है? फोटो में देखते आ जाइए, ये रही, देखो बेटा ये दिखा रखी है एपिडाइडमिस, ये रही नली है ना।
इसी को क्या दिखा रखा है, एपिडाइडमिस दिखा रखा है। तो एपिडाइडमिस में मैच्योर हो गए, यहां बन गए, यहां मैच्योर हो गए, मैच्योर हो गए। अब स्पर्म्स का काम क्या है, फर्टिलाइजेशन का। क्या काम है बेटा, फर्टिलाइजेशन का है। तो फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ये स्पर्म्स इस रास्ते से होते हुए यहां से बाहर निकल के फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चले जाएंगे। में ये कुछ नलियां हैं, जैसे वास डेफरेंस हो गया, जैसे रेटेटेस्टिस हो गया, जैसे वास एफरेंसिया हो गया। ये 3 नलियां और सहायक नलियों की कैटेगरी में आती हैं। बस आपको इतना लिखना है कि यहां पे मैच्योर हो गए स्पर्म्स, यहां पे बन गए, और फिर यहां से इस तरीके से एक नली और होती है, और इस नली को बोलते हैं वास डेफरेंस नली। वास डेफरेंस ट्यूब बोलते हैं इसको। ये जो मैंने नली बनाई है ना, इस ट्यूब को बोलते हैं वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। ठीक है बेटा। और हिंदी में बोलते हैं इसको शुक्रवाहिका नली, शुक्रवाहिका नली जो शुक्राणुओं का वाहन करती है, या शुक्राणु वाहन भी लिखा हुआ हो ना तब भी आप सही कर देना। ये वाली जो नलिका होती है वो ये है, देखो बेटा, ये वाली देखो, इससे जस्ट पीछे की तरफ होती है आपकी रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया। उनका उतना आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये जो नली आपको मैम ने बनाई है ना, ये वाली नली, और इधर से भी ये वाली नली, इसको बोलते हैं वास डेफरेंस। ये देखो वास डेफरेंस। और ये जो वास डेफरेंस है, ये वाली नली, ये क्या करती है, इसके अंदर यहां से इस तरीके से स्पर्म्स ऐसे बाहर आएंगे, ऐसे, ये देखो ये बाहर आ गए। ये रास्ता है स्पर्म्स के बाहर आने का, देखना बेटा, ये देखो यहाँ पे बने स्पर्म्स बहुत सारे, जी हाँ, यहाँ मैच्योर हो गए मैम, हो गए। अब इस नली में ऐसे आएंगे स्पर्म्स, इधर वाली में भी और इधर वाले में भी। वो बात डिफरेंस होती है, एक लेफ्ट टेस्टिस से स्पर्म्स को लेके आती है, एक राइट टेस्टिस से लेके आती है। यहाँ से ऐसे ऐसे स्पर्म्स इस रास्ते से आ गए, यहाँ से भी स्पर्म्स वास डेफरेंस से इस रास्ते से यहाँ पे आ गए। अभी तक ये स्पर्म्स है, ये गैमेट सेल है, ये शुक्राणु कोशिका है, तो शुक्राणु बन के यहाँ आ गए। तो इस नली को क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस बोलते हैं। क्या वॉइस में प्रॉब्लम है? एक मिनट रुको, मैं एक बार ऑफ करके ऑन कर लो माइक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक मिनट। कैसे आ सकती है यार, साउंड में प्रॉब्लम, पता नहीं, सिस्टम तो मेरा एकदम सब सही चल रहा है। अभी ठीक है? हाँ जी बच्चों, अब ठीक होगी ना साउंड? चलो, तो ये वास डेफरेंस वो नली है जो स्पर्म्स को इस तरीके से यहां से इस रास्ते में यहां ले आती है। एक ट्यूब है, और ट्यूब का काम क्या होता है, इससे ऐसे स्पर्म्स होते हुए ऐसे बाहर जाते हैं अपने जेनाइटल एरिया से होते हुए। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है, बेटा आपने सुना होगा नसबंदी करवाते हैं, महिलाओं की भी नसबंदी होती है, और जो मतलब जेंट्स लोग होते हैं, जो मेल होते हैं, उनकी भी नसबंदी होती है, और दोनों को नाम अलग अलग दे दिया जाता है। फैमिली प्लानिंग के लिए कि ज्यादा बच्चे नहीं हो, है ना, उसके लिए क्या करते हैं, नसबंदी का ऑपरेशन करवाते हैं। जो मेल की नसबंदी होती है उसको कहा जाता है वेसेक्टोमी। उसको क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी कहा जाता है। नर नसबंदी को, नर नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। अब इसमें करते क्या है, इस ऑपरेशन में करते क्या है, तो इस ऑपरेशन में डॉक्टर क्या करते हैं, इस नली को यहां से काट देते हैं ऐसे, और काट के ना इसको फोल्ड करके ऐसे बांध देते हैं बेटा, ऐसे ऐसे बांध देते हैं। अब इसमें क्या नहीं होगा वो सुनो बेटा, इसमें होगा क्या नहीं, स्पर्म्स तो बनेंगे मेल में। अगर ये ऑपरेशन करवा लिया, वेसेक्टोमी क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है, एक सर्जरी होता है जिसके अंदर लड़के लोगों की नस को बांध दिया जाता है। नसबंदी का मतलब क्या हो गया, नस को बांध दिया। अब कौन सी नस, कौन सी ट्यूब बांध देते हैं, तो बेटा इस ट्यूब को यहां से काट के गुच्छा सा बना के यहां बांध के ऐसे कर देते हैं इस ऑपरेशन में। इसी ऑपरेशन को वेसेक्टोमी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि नर नसबंदी का ऑपरेशन या नर नसबंदी को क्या टर्म बोलते हैं, क्या शब्द बोलते हैं, तो आपको बताना है वेसेक्टोमी कहलाता है, या वेसेक्टोमी ऑपरेशन लिखा हुआ तो वो भी लिख देना। अब क्या नहीं होगा, अगर ऐसे लड़के लोगों में ये ऑपरेशन हो गया तो क्या नहीं होगा, देखो स्पर्म्स तो बनेंगे यहाँ पे, है ना, लेकिन बन के देखो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे इस रास्ते से। इस रास्ते से ये स्पर्म्स, इसको बांध दिया यहीं पे ऐसे, इसको भी बांध दिया यहीं पे ऐसे, तो स्पर्म्स अब इस नली से ऐसा होता हुआ ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू स्पर्म्स फीमेल के बॉडी में नहीं जाएंगे, यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जाएंगे। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब जाएंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। तो बेटा इसी को फैमिली प्लानिंग के लिए ये लड़के लोगों के अंदर जब ये ऑपरेशन होता है तो इसको वेसेक्टोमी ऑपरेशन कहा जाता है, उसको वेसेक्टोमी ऑपरेशन कहा जाता है। ऐसी लड़कियों में होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, राइट। तो ये क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो बच्चा प्राइमरी बेसिस पे स्पर्म्स कहां बने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने। स्पर्म्स मैच्योर कहां हुए, एपिडाइडमिस में। और वो नली जो शुक्राणुओं को टेस्ट से ले जाकर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर निकालने में हेल्प करती है, उसको वास डेफरेंस कहते हैं। और वेसेक्टोमी ऑपरेशन में किस नली को काट दिया जाता है, तो उसमें इसी को काट के बांध दिया जाता है। और नर नसबंदी को कहते क्या है, तो वेसेक्टोमी कहते हैं बेटा। तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला टेस्टिस हो गया, स्पर्म्स बनाए, अब स्पर्म्स बनके इस रास्ते से होते हुए बाहर आ रहे हैं जो वास डेफरेंस लेके आ रही है। बेटा अभी तक सिर्फ स्पर्म्स थे, अब यहां से जो ये स्पर्म्स जाएंगे इस रास्ते से गुजरेंगे तो देखो यहां पर कुछ ग्रंथियां होती हैं, ये रही ग्रंथि, ये रही ग्रंथि, यहां पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और ये ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन स्पर्म्स के साथ डालती जाती हैं। और ये जो ग्रंथियां, ये जो ग्लैंड्स होती हैं, ये सिर्फ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, फीमेल में ऐसी कुछ भी नहीं होती है। तो अब नेक्स्ट जो आप लिखोगे तीसरा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, 3rd नंबर पे जो पार्ट आता है उसमें लिखोगे मेल ग्लैंड्स। मेल ग्लैंड्स, नर मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स लिख लो चाहे ना, या मेल ग्लैंड्स लिख लो, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। नर जनन ग्रंथियां जो सिर्फ नर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही काम आएंगी। लिखिए नर जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, नर जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती है।
नंबर 1 पे लिखेंगे बेटा सेमाइनल वेसाइकल। 4 होती हैं, यहाँ पर आपको 4 नाम याद रखने हैं। पहली बात तो आप नाम ही याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ग्लैंड है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है और कौन सी होती है जो फीमेल में होती है। हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। सेमाइनल वेसाइकल नंबर 1 पे शुक्राशय। नंबर 2 पे आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में कि आजकल प्रोस्टेट कैंसर बहुत चल रहा है, सुना होगा आपने कभी ना कभी कि फलाना इंसान ने प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव करवाई है या उसको कैंसर बता दिया है। तो नंबर 2 पे आती है, उनको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथियां। प्रोस्टेट ग्रंथियां ऐसे लिख लीजिए बेटा। और नंबर 3 पे जो आती है उनको बोलते हैं हम बल्बोरथल ग्लैंड। बल्बोरथल ग्लैंड ऐसे लगा लेना, वैसे ये ना पेयर्स में होती है। देखिए बल्बोरथल ग्रंथियां। ये 3 तरीके की ग्लैंड्स आपको यहां पे याद रखनी है, जो सिर्फ और सिर्फ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही काम आती है। कैसे कैसे क्या काम करती है इसको जरा सुनने की कोशिश कीजिए। अजय कुमार क्या कह रहे हैं आप करवा दीजिए प्लीज, मैं बाद में कमेंट करूंगी। देखो, एक पेयर सेमाइनल वेसाइकल का होता है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 1 पेयर, एक जोड़ी सेमाइनल वेसाइकल होती है। ऐसे ही 1 पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि 2 होती है। ऐसे बेटा 1 पेयर पे ही क्या होती है, बल्बोरथल ग्लैंड होती है, एक एक जोड़ी, यानी कि नंबर में क्या होती है, 2 होती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो एग्जाम में क्या आएगा, आपसे पूछेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहां होती है, ठीक है, कहां होती है, किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम आती है। आप बोलोगे फीमेल में ऐसी कोई भी ग्रंथियां नहीं होती, मेल में ही होती है। दूसरा, सेमाइनल वेसाइकल किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तीसरा, बल्बोरथल ग्लैंड्स किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है, आप बोलोगे मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब तो साउंड बिल्कुल सही है यार, कौन कह रहा है कि अभी साउंड बेकार है, नहीं नहीं अब एकदम साउंड सही है बेटा, साउंड एकदम ठीक है। अब तो तुम लोगों को आदत पड़ गई है कमी निकालने की, एकदम सही है बेटा, मैं देखा ही। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं। नंबर 1 पे आती है सेमाइनल वेसाइकल, नंबर 2 पे आती है प्रोस्टेट ग्लैंड और नंबर 3 पे आती है बल्बोरथल ग्लैंड्स। अब इनके फंक्शंस मेन है, ये स्टार कर लेना, जो तीनों के मैं फंक्शंस पढ़ा रही हूं ना, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आता है कि क्या काम करती है सेमाइनल, क्या काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड और क्या काम करती है आपका बल्बोरथल ग्लैंड। सबसे पहला, जैसे ही यहां से बेटा इसको देखने की कोशिश करना, इस चीज को समझने की कोशिश करना, यहां से स्पम्स बने, ठीक है, बन के इस रास्ते यहां मैच्योर होके ऐसे ऐसे स्पम्स आ रहे हैं ऐसे इस रास्ते से, ठीक ऐसे भी आ रहे हैं और ठीक ऐसे भी इधर से भी आ रहे होंगे। तो जैसे ही ये स्पम्स इस रास्ते से निकलेंगे तो देखो ये सेमाइनल वेसाइकल दिख रहा है ना, सेमाइनल वेसाइकल 2 हैं, एक और एक 2, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, राइट। तो जैसे स्पम्स यहां से आएंगे तो इस स्पम्स के अंदर, इन स्पम्स के साथ एक चिपचिपा पदार्थ ऐड कर देता है सेमाइनल वेसाइकल, म्यूकस डाल देता है। और म्यूकस का यहां पर मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से जैसे स्पम्स आए तो इस रास्ते से स्पम्स यहां से गुजरेंगे तो इसमें चिपचिपा पदार्थ, एक म्यूकस, एक श्लेष्मा डालने का काम आपका किसका होता है, सेमाइनल वेसाइकल का होता है। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखो एक ये रही, ठीक ऐसे इधर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये क्या डाल देती है यहां से, ये भी स्पम के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर देती है। देखो ग्लैंड्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ चीज सिक्रीट करके, श्रावण करके स्पम्स के साथ डालने का काम करती है। तो ये जो सेमाइनल वेसाइकल होता है ना, ये स्पम्स के साथ क्या ऐड करता है, ये एक चिपचिपा पदार्थ जिसको म्यूकस कहते हैं, जिसको म्यूकस कहते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। श्लेष्मा नाम का एक पदार्थ होता है, आप ऐसे लिख दो, स्पम के साथ प्लस लगा दो, स्पम्स के साथ क्या एक चिपचिपा पदार्थ ऐड करने का काम किसका होता है, सेमाइनल वेसाइकल का। शुक्राणु कोशिका के साथ श्लेष्मा ऐड कर देता है। शुक्राणु कोशिका होती है, स्पम्स होते हैं, उनके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं, श्लेष्मा बोलते हैं, ये ऐड किसने कर दिया बेटा, ये ऐड करने का काम होता है सेमाइनल वेसाइकल का। तो स्पम्स के साथ अब चिपचिपा पदार्थ, एक लिक्विड, सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, जिसको हम म्यूकस या श्लेष्मा कहते हैं, ये सेमाइनल वेसाइकल ने ऐड कर दिया। किसने ऐड कर दिया, सेमाइनल वेसाइकल ने ऐड कर दिया बेटा, ठीक है। अब जैसे ही ये स्पम और म्यूकस अब नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ क्या होती है, यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सी ग्लैंड्स होती है बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। ये देखिए ये सेमाइनल वेसाइकल था, ऐसे ये रहा सेमाइनल वेसाइकल, यहाँ से म्यूकस हो गया, अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है बेटा, ठीक है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, ये भी कुछ ना कुछ चीज इस श्लेष्मा के साथ ऐड करने का काम करती है। और ये क्या डाल देती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड इसी चीज के साथ सिट्रिक एसिड मिक्स कर देती है। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। और ये सिट्रिक एसिड किसने ऐड किया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने। और ये सिट्रिक एसिड क्या करेगा, ये जो स्पर्म सेल्स होती हैं इनको डायरेक्शन देने का काम करता है। एक तो इनको डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन का मतलब दिशा देगा, और दूसरा इन स्पर्म्स के अंदर स्पीड देने का काम करता है। स्पर्म्स को स्पीड दे देगा और डायरेक्शन दे देगा, क्योंकि जब तक स्पर्म्स के अंदर डायरेक्शन और स्पीड नहीं होगी तो वो सिस्टम से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं जाएंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है उन्होंने कौन सा एसिड मिक्स कर दिया, सिट्रिक एसिड मिक्स कर दिया। सिट्रिक एसिड क्या करता है, इन स्पर्म सेल्स को डायरेक्शन और स्पीड देने का काम करता है। और पीछे जैसे ही आए सेक्रेशन सारा यहां से आया, इस हिस्से से सेमाइनल वेसाइकल
स्पर्म्स अच्छे से चिपके नहीं इस एरिया में और बाहर इजैक्यूलेट हो जाएं। फिर थोड़ा नीचे आया, सिट्रिक एसिड डाल दिया प्रोस्टेट ग्लैंड ने। थोड़ा नीचे और आया तो ये जो बल्बोर्थल ग्लैंड्स होती हैं ये फ्रक्टोज डाल देती हैं इसके अंदर। ये जो बल्बोर्थल ग्लैंड्स होती हैं ये क्या डाल देती हैं, इसी सारे चीज में क्या बेटा, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या होती है, एक शुगर होती है। फ्रक्टोज एक शुगर है, एक शर्करा है। ये क्या करती है, ये स्पर्म्स को एनर्जी देने का काम करती है। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा। ये एनर्जी देंगे तो उस ऊर्जा से क्या होंगे, ये डायरेक्टली बाहर की तरफ इजैक्यूलेट होंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, हाँ हो गया। क्लास में कैसी प्रॉब्लम आ रही है? ना 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 ना। बहुत दिनों बाद स्टूडियो काम मिला ना तो यही होता है। क्या इशू है बेटा? नहीं आ रही सही, नहीं आ रही सही। लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज में प्रॉब्लम है, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। कहां से कट रही है आवाज? तो सही आ रही है क्या? अभी भी कट रही है? सामने प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी? बहुत वॉइस खराब आ रहा है मैडम। एक बच्चा कह रहा माइक नहीं ले लो। बेटा इससे अच्छा माइक नहीं है, नहीं है ये। पता नहीं प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। लेकिन ये देखो राहुल कह रहे मैम सही आ रहा है, एकदम वॉइस क्लियर है मैम वॉइस। 2-4 बच्चे कह रहे बिल्कुल नहीं है। कैसे 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 ऐसा हो सकता है कि आधों को सही सुनाई दे रही है, फिर तो आधों को नहीं सही सुनाई दे रही? तो बेटा ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना। ठीक है, साउंड ठीक है मैम, सही हो गई है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सही कैसे हो गई? चलो कोई ना, मैं रिपीट कर देती हूँ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो। ठीक है, चलो सुनो। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोर्थल ग्लैंड्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेल के प्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं। पीछे से स्पर्म्स बन क्या है, उस स्पर्म्स के अंदर क्या म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ ऐड करने का काम होता है सेमाइनल वेसिकल का, शुक्राशय का। फिर जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं ये स्पर्म्स के साथ ये म्यूकस, तो सिट्रिक एसिड ऐड कर देती है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये सिट्रिक एसिड क्या देता है, ये डायरेक्शन और स्पीड देने का काम करता है किसको, तो आप बताओगे स्पर्म्स को। फिर तीसरी जो बल्बोर्थल ग्लैंड्स होती हैं एक जोड़ी, ये क्या करती है, ये उसी के अंदर जो पीछे से आपका जो स्पर्म्स और सिट्रिक एसिड आया था उसी के अंदर फ्रक्टोज डाल देती है। फ्रक्टोज एक शुगर होता है बेटा, और शुगर का काम है यहाँ पे एनर्जी देना। किसको एनर्जी देती है, स्पर्म्स को एनर्जी देती है, शुक्राणु कोशिकाओं को एनर्जी देती है। अब बड़ी ध्यान से सुनना, जरा पॉइंट ध्यान से सुनना, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगी। यहां से स्पर्म्स बनके इस नली से वास डेफरेंस से होते हुए ऐसे स्पर्म्स आए थे बेटा। यहां तक तो सिर्फ स्पर्म्स थे ना, ये वास डेफरेंस तो किसको यहां से लेकर यहां तक लेके जाती है ना। तो आप बताओगे बेटा यहां से लेकर यहां तक स्पर्म्स को लेके जाती है। अब यहां से म्यूकस ऐड हो गया, यहां से सिट्रिक एसिड हो गया, यहां से फ्रक्टोज ऐड हो गया। अब स्पर्म्स के साथ म्यूकस भी है, सिट्रिक एसिड भी है, फ्रक्टोज भी है। तो अब यहां से जो बाहर चीज निकलती है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया होता है, उससे जो अब बाहर चीज निकलेगी, वो ये सारी चीजें मिक्स होकर निकलेंगी। और इन सारी चीजों के मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं बेटा। इन सारी चीजों के मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है, सीमेन कहा जाता है या वीर्य कहा जाता है। अब मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे तो जरा वो भी सुन लो। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी यहां से सुन लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको स्पर्म्स और सीमेन में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या आ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आज की क्लास में होनी है क्या? हो गया। देखो स्पर्म्स क्या है, स्पर्म्स एक टाइप की सेल्स है। अब इन स्पर्म्स के साथ क्या क्या मिक्स हो गया, शुक्राणु कोशिकाओं के साथ क्या क्या मिक्स हो गया वो जरा सुनो। स्पर्म सेल्स के साथ म्यूकस, म्यूकस को आप बोलोगे चिपचिपा पदार्थ या श्लेष्मा पदार्थ, जो क्या करता है, जो स्पर्म सेल्स को सीधा बाहर निकालने में हेल्प करता है। नहीं तो सेल है इधर उधर चिपक जाती है मेल के प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। फिर साथ में एसिड मिल गया। कौन सा एसिड मिल गया, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। क्या करता है, डायरेक्शन और स्पीड देने का काम करेगा। और फिर आप बताओगे बेटा सिट्रिक एसिड के साथ फ्रक्टोज मिक्स हो गया। फ्रक्टोज क्या करेगा, शुगर है और शुगर से एनर्जी आती है, स्पर्म्स के पास एनर्जी आएगी। ये सारी चीज का जब मिक्सर बन गया एक, तो इसको क्या बोलोगे आप, सीमेन बोलोगे, वीर्य बोलोगे बेटा, राइट, वीर्य बोलोगे। तो इस वीर्य के अंदर क्या है, स्पर्म्स है। आप ये देख लो यहां से, इसके अंदर क्या है, स्पर्म्स है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्म और सीमेन में डिफरेंस क्या होता है। तो स्पर्म एक टाइप की सेल है बेटा, एक टाइप की कोशिका है। अब इन कोशिकाओं के अंदर ये जब तीन चीजें मिक्स हो जाती हैं, तब आप उसको सीमेन या वीर्य कहते हो बेटा, ठीक है। तब इसको क्या कहते हैं, वीर्य या सीमेन कहते हैं। अब इस एरिया से, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया से, यहां से बाहर क्या इजैक्यूलेट होता है, तो यहां से बाहर सीमेन जाता है। कहां पर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और इस सीमेन में क्या क्या है, तो बेटा स्पर्म्स है। स्पर्म्स तो फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे, है ना। स्पर्म्स तो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं, निषेचन की प्रक्रिया में काम आते हैं। अब म्यूकस ने क्या किया, तो म्यूकस बेटा इन स्पर्म्स को इधर उधर चिपकने नहीं देता, अपने साथ फ्लो में बहा के ले जाने का काम करता है। सिट्रिक एसिड ने क्या काम किया, डायरेक्शन और स्पीड देने का काम करता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है,
स्पर्म्स को डायरेक्शन और स्पीड देने का काम कौन करता है? तो वहां पर ऑप्शन में सिट्रिक एसिड होगा बेटा। फिर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा सिट्रिक एसिड कौन सी ग्रंथियां बनाती हैं? तो वो भी आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको करवा दिया है। फिर आपसे पूछेगा कि जो स्पर्म्स के अंदर एनर्जी आती है वो कौन सी शुगर से आती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, किससे? तो आप ऑप्शन में क्या सही करके आओगे? फ्रक्टोज से आती है। किससे आती है? फ्रक्टोज से आती है। और ये जो फ्रक्टोज होता है, ये फ्रक्टोज कौन सी ग्रंथियां बनाती है? तो वो आपको वहां से देख लेना है कि कौन सी ग्रंथियां मैंने पढ़ा दी है आपको, बल्बोरुथल ग्लैंड्स। और अब जब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलेगा वो निकलेगा सीमेन। तो इस तरीके से मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे कैसे किया? फिर से मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो। पहला था टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस। टेस्टिस में क्या हुआ? स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ, शुक्राणु कोशिकाएं बनी, यहां पे स्पर्म्स बनते हैं। कितने बनते हैं? एक दिन में बिलियन स्पर्म्स बनते हैं। 24 घंटे के अंदर ऐसा माना जाता है कि मिनिमम 150 से 200 मिलियन स्पर्म्स बन जाते हैं 24 घंटे में, एक दिन में। अप्रोक्स अगर आप ऐसे, आपको प्रॉपर मैथ्स नहीं लगानी है, लेकिन 1500 से 2000 स्पर्म्स के एक सेकंड में बनते हैं, ऐसा बोला जाता है, अगर वो पर्सन हेल्दी है तो। ठीक है, तो यहां से बहुत सारे मिलियंस अमाउंट में स्पर्म्स बन गए यहां पे टेस्टिस के अंदर। अब बन के इस नली से बाहर निकले, और इस नली को हम क्या बोलते हैं? वास डेफरेंस नली। मैच्योर होते हैं एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस से देखो, फिर देखो ये एपिडाइडमिस है, ये वाली। अब इससे नीचे की तरफ ऐसे आओगे तो उसे वासा एफरेंसिया कहते हैं। फिर थोड़ा सा और नीचे आएगा उसे रेटेटेस्टिस कहते हैं। वासा एफरेंसिया, वास डेफरेंस और रेटेटेस्टिस, इनका काम क्या होता है? स्पर्म्स को बाहर निकालने में हेल्प करती है, सबका एक ही काम होता है। फिर जो लास्ट वाली एकदम जो बाहर लेके जाती है, इसी नली को आप वास डेफरेंस कहते हैं। तो यहां से स्पर्म्स आए, यहां से सेमाइनल वेसिकल ने म्यूकस किया, यहां से प्रोस्टेट ग्लैंड्स ने क्या मिक्स किया? सिट्रिक एसिड। और यहां से बल्बोरुथल ग्लैंड्स ने क्या मिक्स कर दिया? उसके अंदर ग्लूकोज मिक्स कर दिया। और यहां से सीमेन बाहर निकल गया, यहां से सीमेन बाहर निकल गया। जिस हिस्से से बाहर निकलता है उसको ग्लैंड्स पेनिस कहते हैं, या मेल का एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कहते हैं, बाह्य जननांग कहते हैं। ये जो बाहर की तरफ होता है जिसको ग्लैंड्स पेनिस कहा जाता है, यहां से क्या होगा? यहां से स्पर्म्स का इजैकुलेशन होगा। लेकिन यहां से अकेला स्पर्म्स नहीं, सीमेन निकलता है बेटा, यहां से सीमेन निकलता है यहां से। अब मैंने कहा आजकल लड़कों में प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो रहा है ना? तो जब प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, ये वाली जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, इनको प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। तो प्राइमरी स्टेज पे अगर पता लग जाता है तो डॉक्टर्स कुछ कीमोथेरेपी वगैरह से इलाज कर देते हैं, और अगर एकदम थर्ड स्टेज से पता लगा है तो डॉक्टर्स को क्या करना पड़ता है बेटा? डॉक्टर्स को इनको रिमूव भी करना पड़ता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स को, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड्स को रिमूव भी करना पड़ता है, राइट? अब आप सोचेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड अगर रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा? तो स्पर्म्स को डायरेक्शन और स्पीड कौन देगा? सिट्रिक एसिड। और वो सिट्रिक एसिड अब नहीं बन रहा होगा यहाँ पे, तो बेटा थोड़ी सी ना स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार हो जाती है, स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार हो जाती है। तो अगर जिस इंसान के बॉडी से ये प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव हुआ है, उसे अगर बच्चे करने हैं अभी, तो थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम आना शुरू हो सकती है, क्योंकि उनकी स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार हो चुकी होती है, राइट? क्योंकि उनमें स्पीड नहीं होती है स्पर्म्स में, और स्पीड नहीं होगी तो यहाँ से स्पर्म्स जो है वो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेंगे, यहाँ से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो फिर ढंग से जाइगोट भी नहीं बनेगा, बच्चा भी नहीं बनेगा, राइट? इसलिए उस स्पर्म्स की क्वालिटी बेकार हो जाती है। ये आजकल बहुत सारा चल रहा है, बहुत सारा प्रोस्टेट कैंसर चल रहा है। जैसे महिलाओं में मैंने कहा था ना, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर बहुत चल रहा है, वैसे लड़कों के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां से इस एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया से बाहर क्या जाता है? सीमेन जाता है। तो कुछ इस तरीके से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है बच्चों। नर जनन तंत्र इस तरीके से काम करता है। मैंने बताया ना, ऐसा माना जाता है कि इंसान हेल्दी इंसान है, ठीक है, तो उसमें 1500 से 2000 स्पर्म्स पर सेकंड बन सकते हैं बेटा। एक सेकंड में कितने स्पर्म्स बन सकते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 घंटे में कितने बनेंगे, तो मिलियंस में बनते हैं, मिलियंस में बनते हैं, राइट? मिलियंस में से कोई एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो मादा के जनन तंत्र में जाता है और वहां जाकर क्या करता है? एक अंडे को फर्टिलाइज करता है और एक अंडे से एक बच्चा बनता है। लेकिन कभी कभी होता है कि 2 स्पर्म, 3 स्पर्म, 4 स्पर्म भी। आपने सुना होगा फलाना गांव में अभी पाकिस्तान में पीछे एक लड़की ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया था, तो उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है। ट्विंस तो बहुत नॉर्मल हो गए, जुड़वा बच्चे तो आजकल बहुत सारे लोगों को होते हैं, किसी किसी को 3 भी होते हैं। जैसे मेरे गांव में एक महिला को एक बार में 4 बच्चे एक साथ हुए थे, राइट? तो उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी का नाम दिया जाता है। और मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूं कैसे होने वाली है, वो धीरे धीरे मैं सब कुछ पढ़ा दूंगी। तो आपको इतनी बात याद होगी कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र काम कैसे करता है, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। यहां से स्पर्म्स बनके इस तरीके से बाहर जाते हैं। अब ये सारे नाम आपको मैं पढ़ा चुकी हूं, देखिएगा आपने एक एक करके सब कुछ पढ़ लिया है। टेस्टिक्युलर लोब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस। यहां से मैंने पढ़ा दिया सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरुथल ग्लैंड, टेस्टिस और ये ग्लैंड्स पेनिस, जिसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया। अब अगर कभी भी आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको एक एक नाम सारा याद होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये क्या है? तो ये यूरिनरी ब्लैडर है बेटा, जहां पे यूरिन स्टोर होता है मेल बॉडी में। इसको मूत्राशय कहते हैं, जहां पे यूरिन स्टोर रहता है, राइट? तो अब यूरिन और जो सीमेन बाहर निकलता है उसका जो पार्ट होता है निकलने का, वो एक ही होता है। यहां से यूरिन बना मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहां से यूरिन भी बाहर जाएगा और यहीं से ही सीमेन बाहर जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी थके हुए क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि उस हिस्से का नाम बताओ मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहां से यूरिन और सीमेन या यूरिन या स्पर्म्स एक साथ, दोनों का कॉमन रास्ता है,
तो उसी हिस्से को आप यूरेथ्रा बोलते हो। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, वो मार्ग जहां से मूत्र यानी यूरिन बाहर जाता है। तो जहां से यूरिन बाहर जाता है उसी हिस्से से ही क्या सीमेन बाहर जाता है। इसीलिए जस्ट यहाँ पे लड़कों के अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहाँ पे यूरिन कुछ देर के लिए स्टोर होता है, फिर यहीं से यूरिन नीचे की तरफ जाएगा और यहीं से स्पर्म और सीमेन यहाँ से बाहर जाएगा बेटा। तो इस हिस्से को आप क्या कहते हो, कॉमन पाथवे कहते हो। इट इज कॉमन पाथवे फॉर इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म्स एंड यूरिन। यह पेशाब और जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उन दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है, कॉमन पैसेज होता है। तो इस तरीके से मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन देखो, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, फिर इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, इससे आ जाएगा, है ना। कहीं से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस तरीके से नर जनन तंत्र काम करता है। मैंने आपको एक एक चीज पढ़ा दी है बेटा। क्वेश्चंस यही बनेंगे कि स्पर्म्स बनने के लिए आइडियल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कहां पे टेस्टिस होते हैं, है ना। फिर पूछ लेगा टेस्टिस का काम क्या है, कितने होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कितनी होती है, स्पर्म्स प्राइमरी कहां बनते हैं, मैच्योर कहां होते हैं, बाहर कौन सी नली से जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल का काम क्या होता है, प्रोस्टेट का काम क्या होता है, बल्बोरथल ग्लैंड का काम क्या होता है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कौन सिट्रिक एसिड बनाता है, कौन फ्रक्टोज बनाता है और कितने स्पर्म्स। तो बेटा ये एक आइडियल यहाँ पे क्वांटिटी मानी जाती है कि अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसके एक सेकंड में 1500 से 2000 स्पर्म्स बन सकते हैं। आप कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो कि 24 घंटे में कितने बन रहे होंगे। ठीक है बेटा। अब ये स्पर्म्स यहां से निकल के कहां जाते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं, मादा जनन तंत्र में जाते हैं। अब वहां क्या करते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ना आज उस बंदे को, टेक्निकल टीम वाले बंदे को बुला के मैं सारा कुछ सेटअप सही करवा लूंगी, है ना। मैं पिछले 18 दिन हो गए ऑलमोस्ट मैंने स्टूडियो से क्लास नहीं ली, मैं जयपुर वाले स्टूडियो से क्लास ले रही थी। तो थोड़ी चीजें हो सकती है, गड़बड़ हो रही है, माइक स्लो काम कर रहा है, मैं सब कुछ ठीक करवा लूंगी। तो कल आपकी क्लास आपके टाइम पर ही होगी, 3 बजे ही क्लास होगी बेटा। हाँ, ये स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे जाते हैं, कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो बेटा कल पढ़ाएंगे, वो कल समझ में आएगा। ठीक है। मनोज कुमार कह रहे हैं मैम इससे बायोलॉजी की क्लास खत्म हो जाए, बायोलॉजी की क्लास, एसएससी की क्लास। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगी मैम। वेयर टू मैम टेस्टोस्टेरोन कहां बनता है बताया तो था। टेस्टोस्टेरोन लेडिंग सेल्स बनाती हैं बच्चों, पढ़ाई थी ना मैंने ये चीज। 3 टाइप की सेल्स होती है, जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स और तीसरी कौन सी थी, लेडिंग सेल्स। लेडिंग सेल्स में टेस्टोस्टेरोन बनता है, मैं पढ़ा चुकी हूं बेटा, मैं पढ़ा चुकी हूं। वानी बेटा बता दिया है मैंने, है ना। नहीं, कल से आपकी क्लास 3 से 4 चलेगी, बिल्कुल क्लास डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। अगर माइक में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आज माइक वाले को बुला के मैं ठीक करवा लूंगी। वैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पता नहीं कैसे आज हो सकती है। इससे बेस्ट माइक नहीं आता है, सबसे बेस्ट माइक यही है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो बिल्कुल बेटा। कल से आपकी क्लास आपके टाइमिंग पे चलेगी, मैं आज थोड़ा सा लेट आई ना इसलिए हो गया। ठीक है, 3 से 4 में ही आपकी क्लास होगी, वही आपका बैच का शेड्यूल है, वही टाइम टेबल है। आज मैं थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगी, मेरी वजह से क्लास थोड़ी सी पोस्टपोन हुई। हाँ, टेस्टोस्टेरोन इज ए हार्मोन, पढ़ा तो चुकी हूं। देवाशीष साहब कहाँ क्लास में लेट हो गए, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, पढ़ा चुकी हूं मैं ये चीज पहले।